नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, आप लोगों को मैं बात बताने जा रहा था मरुस्थल की, और मरुस्थल का ये जो है पार्ट 3 जो वीडियो है, इसमें कंप्लीटली आप लोगों का जो है दोस्तों ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। और इसमें अपन मरुस्थल का भौतिक विभाजन कर रहे थे। मरुस्थल का क्या कर रहे थे रे बेटा? भौतिक विभाजन की चर्चा अपन कर रहे थे। और मरुस्थल को जो बांटती है, एक 10 सेमी वर्षा रेखा भी है, 25 भी है, 40 भी है और 50 भी है। और अर्ध शुष्क और शुष्क को जो बांटती है वो है 25 सेमी समवर्षा रेखा। 25 सेमी वो समवर्षा रेखा है। और इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हुए इस चित्र को समझ चुके थे। अपन इस चित्र को समझ चुके थे बेटा। अब आगे की बात आएगी, आप लोगों की ध्यान रखिएगा। तो यहां पर बात करें अपन कि सर, अगर बात करें अपन कि 10 सेमी समवर्षा रेखा, 10 सेमी समवर्षा रेखा, 10 सेमी समवर्षा रेखा। और 10 सेमी जो समवर्षा रेखा है, अगर इसकी बात करते हैं अपन यहां से, तो ध्यान देना बेटा। अगर बात करें अपन यहां से, तो ये जो वर्षा रेखा है ये राजस्थान व पाकिस्तान की सीमा में स्थित है। एक लाइन लिखेंगे अपन यहां से, एक लाइन लिखेंगे रे लाला, एक लाइन लिख सकते हैं अपन कि गुरुजी ये जो समवर्षा रेखा है, अगर बात करें अपन, तो यह वर्षा रेखा ध्यान देना बेटा, यह वर्षा रेखा जो है राजस्थान व पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। यह राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, ये बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, ध्यान रखिएगा कि गुरुजी ये पाकिस्तान, ये रहा राजस्थान आप लोगों का। और इस राजस्थान में ही आप लोगों ने मुझे बताया था कि सर ये जो समवर्षा रेखा है, ये रे ये कलर कोई बात नहीं है, चलिए। तो ये जो समवर्षा रेखा है, ये आप लोगों की ये 10 से मिली। तो इधर आ गया पाकिस्तान, इधर है राजस्थान, तो यहां पर है ये समवर्षा रेखा, ठीक है ना। यह पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है। ये पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखनी है। मरुस्थल की कौन सी सीमा? पश्चिम सीमा का निर्धारण ये करती है बेटा। ये बात भी अपन को अच्छे तरीके से याद रखनी पड़ेगी। बिल्कुल गुरुजी, याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, चलेगा। अब आगे की बात अपन करने वाले हैं, आगे की बात अपन करते हैं यहां से। तो ध्यान दीजिएगा कि गुरुजी बात करें अपन आगे की, तो इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि अगर बात की जाए आपसे 25 सेमी समवर्षा रेखा, 25 सेमी समवर्षा रेखा, एक बार कमेंट करके जल्दी से बता दो, क्या आप लोगों को अच्छे तरीके से ये बारीक शब्द जो है दिख पा रहे हैं क्या? कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे। बिल्कुल दोस्तों, कमेंट करके बता दीजिएगा। बिल्कुल गुरुजी, हमें दिख पा रहा है अच्छे तरीके से, क्योंकि भगवान ने हमें क्या दी है? आंखें दी है। चलिएगा, 25 सेमी समवर्षा रेखा जो है, मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि गुरुजी ये मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है। पहले बता दिया, यह मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है। यह मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है ना। और यह बात ध्यान रखिएगा, यह मरुस्थल की पश्चिम व पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। ये भी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा। ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी
ध्यान रखनी पड़ेगी, ये बात आप लोगों को। चलिए, तो ये मरुस्थल की पश्चिम सीमा और पूर्वी सीमा बनाती हैं कि पश्चिम सीमा में तो क्या आ गया, अगर पश्चिम की बात करोगे तो इधर तो आ गया शुष्क मरुस्थल, इधर तो आ गया पश्चिम में शुष्क मरुस्थल, और इधर क्या आ गया बेटा, पूर्व में आ गया आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। पूर्व में तो आ गया अर्ध शुष्क मरुस्थल, पूर्वी सीमा में तो अर्ध शुष्क मरुस्थल है, और पश्चिमी सीमा में क्या है, इसके पश्चिमी सीमा में क्या है, आप लोग ध्यान रखिएगा, शुष्क मरुस्थल है। ये बात भी आपको ध्यान यहां से रखनी है। तो ये यहां से देखोगे आप लोग तो ये 25 सेमी, 25 सेमी, ये इधर शुष्क है, इधर ये अर्ध शुष्क है, इधर ये अर्ध शुष्क है। ये बात भी आपको ध्यान यहां से रखनी है। चलिए, तो इधर तो शुष्क हो गया और इधर हो गया आप लोगों का अर्ध शुष्क हो जाएगा। ये बात अब आएगी बेटा 40 सेमी समवर्षा रेखा, 40 सेमी समवर्षा रेखा, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब आगे की बात अपन करते हैं, तो यहां पर बात करें 40 सेमी, 40 सेमी समवर्षा रेखा, 40 सेमी समवर्षा रेखा, ये मरुस्थलीय प्रदेश व अरावली के मध्य है। ये मरुस्थल और अरावली को अलग करती है, लिखेगा यह मरुस्थल व अरावली को अलग करती है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें एक ही लाइन याद रखनी है आपको, यह मरुस्थल व अरावली, अरावली को अलग करती हैं, अलग करती हैं या विभाजित करती हैं आपकी कौन सी वर्षा रेखा, 40 सेमी समवर्षा रेखा। ये बात ध्यान रखिए। फिर आती है बेटा 50 सेमी समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा। फिर आती है लाला 50 सेमी समवर्षा रेखा, और 50 सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान को बांटेगी बेटा। 50 सेमी अरावली के मध्य से गुजरती है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है बिल्कुल। तो ये वर्षा रेखा जो है आपकी, यह अरावली, यह अरावली के मध्य से गुजरती है, ये अरावली के मध्य से गुजरती है। जबकि 25 सेमी क्या करती है, मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। आपने पूछा नहीं सर दो भाग कौन कौन से हैं, तो एक तो है बेटा, एक तो है आपका, अगर दोनों भागों की बात करें, एक तो है शुष्क मरुस्थल, अभी आगे की बात करेंगे अपन, और एक है आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल आगे ही बताने वाला हूं आप लोगों को। चलिएगा, अर्ध शुष्क मरुस्थल हो जाएगा आप लोगों के, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मरुस्थल को दो भागों में बांट देते हैं अपन। मरुस्थल की बात करें अपन, तो मरुस्थल को दो भागों में बांटा अपन ने, मरुस्थल का विभाजन। तो मरुस्थल का जो विभाजन है वो 25 सेमी समवर्षा रेखा करती है, और कितने भागों में करती है, दो भागों में। एक तो गया शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, एक हो जाएगा आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब शुष्क की बात अपन करने वाले हैं। शुष्क मरुस्थल जो है ये कहां है आप लोगों का, इसकी भी बात अपन करने वाले हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, ये बातें अपन जानने वाले हैं। तो चलिए यहां पर बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं अपन आगे। यहां पर शुष्क मरुस्थल की बात अपन करने वाले हैं। शुष्क मरुस्थल, वर्षा की मात्रा कितनी है यहाँ, वर्षा की मात्रा अगर मैं बात करूं यहां पे, तो वर्षा की मात्रा है 0 से 25 सेमी। वर्षा की मात्रा कितनी है बेटा, 0 से 25 सेमी है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और अगर आगे की बात करें अपन, मृदा जो है यहाँ पर, अगर मृदा की बात करोगे आप लोग, तो सबको पता है गुरुजी, पश्चिम में तो रेतीली मृदा है, रेतीली मृदा है यहाँ पे, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है ना। तापमान जो रहता है बेटा यहाँ पे, तापमान जो रहता है
वो कैसा रहता है, उच्च तापमान। तापमान जो रहता है वो कैसा रहता है शुष्क मरुस्थल में, उच्च तापमान रहता है। अगर विस्तार की बात करोगे आप, विस्तार की बात करोगे आप, तो ध्यान देना यहाँ पे विस्तार की बात कर लेते हैं अपन, विस्तार की बात कर लेते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसलमेर आएगा, इसमें दिखेगा नहीं आप लोगों को, चलिएगा। अगर विस्तार की बात कर लेते हैं अपन, तो यहां पर क्या आएगा, जैसलमेर आएगा आप लोगों के, जैसलमेर आएगा। दूसरा कौन सा आएगा, तो एक तो गया जैसलमेर आएगा, फ्लोदी आएगा, फ्लोदी आएगा। उसके बाद में जोधपुर आएगा, हाँ जोधपुर आएगा, ठीक है ना। बाड़मेर आ जाएगा, बालोतरा आ जाएगा आप लोगों के, ठीक है ना, आप लोगों के बालोतरा आ जाएगा। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, बाड़मेर आ जाएगा, बाड़मेर आ गया, बालोतरा आ गया, बालोतरा आ गया। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और दक्षिण पश्चिम बीकानेर, दक्षिण पश्चिम बीकानेर, ये जिले शुष्क मरुस्थल में आएंगे, ये जिले शुष्क मरुस्थल में आएंगे। जैसलमेर, फ्लोदी, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा और दक्षिण पश्चिम बीकानेर जो हैं, ये जिले शुष्क मरुस्थल में आएंगे। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे वनस्पति की, अगर मैं बात करूं यहाँ पे वनस्पति की, तो ध्यान रखना वनस्पति की यहाँ पर बात करें अपन, तो वनस्पति जो है यहाँ पर क्या है। अगर मैं वनस्पति की बात करूं यहाँ पे वनस्पति, तो यहाँ वनस्पति क्या है, तो घास, घास व कटीली, कटीली झाड़ियां, घास व कटीली झाड़ियां जो हैं यहां पर क्या है बेटा, वनस्पति है। घास व कटीली झाड़ियां जो है यहां पर वनस्पति आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। उसके बाद में यहां विशेष बातें, विशेषताओं की बात करेंगे अपन। विशेष क्या क्या है यहाँ पर, अगर बात करें शुष्क मरुस्थल की, बेटा बात चल रही है यहाँ पे शुष्क मरुस्थल की, तो शुष्क मरुस्थल में विशेष बातें जो हैं आप लोगों को पता है कि गुरुजी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर पिरोणाश्रप भी मिलता है, आकलुड फोसिल पार्क भी है, सम गांव भी है यहाँ पे, सम क्षेत्र। सबसे पहले बात करूं सम क्षेत्र की, और सम क्षेत्र की बात यहां पर करें अपन, तो ध्यान रखिएगा यह वनस्पति विहीन, विहीन, यह वनस्पति विहीन। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ठीक है, वर्षा, वर्षा विहीन क्षेत्र है, क्षेत्र है। यहां वर्षा जो होती है, वर्षा जो होती है यहां पे वो कितनी होती है, तो होती है 0.5 सेमी। कहां है ये स्थान, तो ये है जैसलमेर, जैसलमेर। आपसे पूछा जाए कि बताइए राज्य में, राज्य में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, राज्य में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान भी कौन सा है, सम है। वेरी गुड, वेरी गुड, लिख लो आप लोग, लिख लीजिएगा आप लोग, जल्दी से लिख लो, बहुत बढ़िया। अब एक बात और पूछी जाए आप लोगों से, ध्यान रखिएगा बेटा, जूरेसिक पूछा जाए आपसे, जूरेसिक काल की, काल की चट्टानों के अवशेष, चट्टानों के अवशेष, ध्यान रखिएगा जैसलमेर जिले से प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन अभी पूछा है 2023-24 में भी आ चुका है। ये जूरेसिक काल की चट्टानें जो है बेटा ये कहां मिली हैं, ये जैसलमेर जिले, जैसलमेर जिले से प्राप्त हुई है, जैसलमेर जिले से प्राप्त हुई है। जूरेसिक काल की चट्टानें कहां से प्राप्त हुई है बेटा, जैसलमेर जिले से प्राप्त हुई हैं। ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिएगा,
अब बात करने जा रहा हूं मैं, अगर बात करूं मैं यहां से, तो यहां पर एक और बात आ जाती है। वो क्या है गुरुजी, कि अगर बात करें अपन यहां से, तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आता है ओकल वुड फोसिल पार्क, फोसिल पार्क, ओकलवुड फोसिल पार्क। और ओकलवुड फोसिल पार्क की बात करोगे आप लोग, तो यहां पे ध्यान देना आप कि गुरुजी ये ओकलवुड जो फोसिल पार्क है ये कहां पर है, तो ये जो है आप लोगों का जैसलमेर जिले में है। ये तो कहां है ये ओकलवुड फोसिल पार्क, जैसलमेर जिले में है। ये बात आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी पड़ेगी। गुरुजी ओकलवुड फोसिल पार्क कहां है, ये जैसलमेर में है, जैसलमेर में। ठीक है, इसको अपन यूं लिख सकते हैं, ओकल ओकल कास्ट कास्ट जीवाश्म जीवाश्म उद्यान, ओकल कास्ट जीवाश्म उद्यान। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटा। और यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर ध्यान रखिएगा 25 यानी कि 26 लकड़ी के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा यहां पर ध्यान रखिएगा 26 लकड़ी के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं 25 लकड़ी के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं बेटा। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। 26 जो है लकड़ी के जीवाश्म फोसिल मिले हैं यहां से। फोसिल मतलब जीवाश्म, वुड मतलब लकड़ी, कास्ट जीवाश्म पार्क जो है आप लोगों को याद रखना है। कास्ट जीवाश्म पार्क जो है आप लोगों को याद रखना है बेटा। अगर बात करेंगे अपन आगे की, अब बात करने वाले आगे, जल्दी से उतारो, जल्दी से उतार लो बेटा, जल्दी से उतार लीजिएगा इसे। फिर आगे की बात अपन यहां से करने वाले हैं, आगे की बात अपन करने वाले हैं, जल्दी से उतारिए। तो जुरासिक काल की चट्टानें जो हैं ये कहां से प्राप्त हुई है, जैसलमेर से। जुरासिक काल की चट्टानें इंपॉर्टेंट तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करते जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, उतार लो इनको, यही पूछे जाएंगे आप लोगों से, यही पूछे जाएंगे आप लोगों से। चलिए उतारिएगा, बहुत बढ़िया। अब आगे की बात करते हैं अपन। तो आगे की बात करें अगर अपन, तो बेटा यहां पर जो आप लोगों से पूछा जाएगा कि सर इसी क्षेत्र में बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र भी आता है, और ये जो है पोखरण से लेकर मोहनगढ़ बालोतरा फलूदी तक है। तो ध्यान रखिएगा इसी क्षेत्र में आता है बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र, मुक्त क्षेत्र। और ये जो है आप लोगों का मेरे दोस्तों, बिल्कुल ये जो है बेटा ये कहां पर है आप लोगों का, तो ध्यान रखिएगा इसका विस्तार फलोदी, पोखरण, मोहनगढ़, बालोतरा में है, बालोतरा में है। ये बात भी आपको नोट डाउन करनी है, जल्दी से छापिएगा। इसका विस्तार जो है पोखरण, मोहनगढ़, बालोतरा में है। और ध्यान रखिएगा ये किस में आता है, तो ध्यान रखिएगा यह शुष्क मरुस्थलीय, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र का भाग है। यह बात भी याद रख लेना आप, यह शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र का क्या है, भाग है। ये बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है मेरे लाडलो। बिल्कुल सर इस बात को हम याद रखेंगे कि ये पोखरण, इधर से चलिए आप फलोदी, इधर आ गए आप फलोदी, फलोदी इधर दोबारा से बना रहा हूं मैं, राजस्थान का मैप भी बना देता हूं, चलो समझाने के लिए आप लोगों को। बेटा यहां पे आ गया ये फलोदी, फलोदी,
यहां पे आ गया पोखरण मोहनगढ़, तो ये पोखरण है, ये मोहनगढ़ है, ये इधर इधर आ गया बालोतरा। तो ये जो है आपका ये मुक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। चलिएगा अब बात करने वाले हैं अपन आगे की बात अपन करने वाले हैं। अब आप लोगों के जो आएगा वो आएगा बेटा अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल, और अर्ध शुष्क मरुस्थल की बात अपन करें तो इसकी में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी जो आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। ठीक है साहब, क्या क्या याद रखनी है गुरुजी? अगर सबसे पहले बात करें वर्षा की मात्रा, वही वर्षा की मात्रा। रुकिए, एक जो है यहां पर एक चीज रह गई है आप लोगों के, एक चीज जो है अभी रह गई है शुष्क मरुस्थल में। अभी टॉपिक नहीं डालेगा, टॉपिक मत डालिए, अभी एक चीज रह गई लाटीश्री क्षेत्र। आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, लाटीश्री क्षेत्र जो है बेटा ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहां पे डाल रहा हूं मैं टॉपिक है, शुष्क मरुस्थल में ही बात कर रहे हैं अपन। लाटी इसी में आ जाएगा, वो तो इसी में आ जाएगा आप लोगों के। चलिए तो यहां पे आ जाएगा नया टॉपिक आप लोगों के, लाटी सीरीज क्षेत्र, लाटी सीरीज क्षेत्र, और ये आ गया आप लोगों के लाटी सीरीज क्षेत्र। ठीक है, और इसकी बात यहां पे करने जा रहा हूं मैं, और इसकी बात यहां पर करने जा रहा हूं कि गुरुजी क्या है ये लाटी सीरीज क्षेत्र। तो ध्यान रखिएगा, यह एक भूगर्भीय जल पट्टी है। कहां से कहां तक है बेटा? कहां से कहां तक है ये? तो यहां से लेकर अगर आप लोग देखोगे तो कहां से कहां तक है ये, अगर बात करोगे आप, तो इसमें अगर बात कर लेते हैं अपन, तो ध्यान देना, ये पोखरण से लेकर, यानी कि ये पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक है, जैसलमेर में ही है, और ये पानी ही पानी मिला है। यहां पर ये पानी ही पानी की मात्रा है 60 किलोमीटर तक, ये 60 किलोमीटर तक ये पानी ही पानी है। पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक भूगर्भीय जल पट्टी है ये, और इसके आसपास जो उगती है, इसके आसपास की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक घास उगती है, वो है आपकी सेवण घास। कौन सी घास? सेवण घास। ये रहेगी आपकी सेवण घास। और यहां पर जो मिलती है आप लोगों के, वो मिलती हैं सेवण घास। और सेवण घास की बात अपन करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सेवण घास की अपन बात करते हैं बेटा, तो ये जो घास है, अगर ये जो घास है, ये गोडाउन की शरण स्थली सेवण घास, और ये क्या है? गोडाउन की शरण स्थली। सेवण घास को क्या बोलते हैं? गोडाउन की शरण स्थली भी बोला जाता है। ये बात भी आपको अच्छे तरीके से याद रखनी पड़ेगी, ये बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी पड़ेगी। लाटी सीरीज क्षेत्र की बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है गुरुजी, बिल्कुल। अब आ जाइए आगे की ओर, अब आ जाइएगा आगे। ये लाटी सीरीज क्षेत्र पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक 60 किलोमीटर भूगर्भीय जल पट्टी है, भूगर्भीय जल पट्टी है। ये बात आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी पड़ेगी, ये बात आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी पड़ेगी। लाटी सीरीज क्षेत्र, यहां सेवण घास। फिर आता है आप लोगों के चांदन नलकूप। बहुत सारी जगह चंदन भी लिखा होता है, चंदन नलकूप। ठीक है ना, चंदन नलकूप की बात करूं मैं तो ये कहां है बेटा? ये है आपका जैसलमेर में है। और ध्यान रखिएगा, यह मीठे पानी का स्रोत है। यह जो है मीठे पानी का स्रोत है, ठीक है ना। इसे
इसे थार का गढ़ा कहा जाता है। इसे थार का गढ़ा कहा जाता है। ये अंडरलाइन कर लेना बात, ये अंडरलाइन कर रहा हूं बेटा बात। इसे कहा जाता है, थार का गढ़ा कहा जाता है। ये बात भी आपको अच्छे तरीके से याद रखनी पड़ेगी। चांदन ये हुआ है शुष्क मरुस्थल। अब हुआ है लाडले शुष्क मरुस्थल। बिल्कुल गुरुजी, अब हमने जान लिया है शुष्क मरुस्थल के बारे में, और शुष्क मरुस्थल की ही बात अपन करने जा रहे हैं। तो यहां पर सभी को ध्यान रखना है कि ये जो आप लोगों के मरुस्थल हैं, यहां पर समगांव भी हैं। यहां पर क्या है, समगांव जैसलमेर में भी देखने को मिलेगा। चांदन नलकूप चंदन गांव में पड़ता है, ठीक है। लाटी श्री क्षेत्र जो है बेटा, ये कहां है आप लोगों का, तो ये है जैसलमेर में। चलिए नेक्स्ट, अब आता है शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल गुरुजी, ये शुष्क मरुस्थल की बात अपन करने जा रहे हो, तो यहां पर देखो आप, शुष्क मरुस्थल की ही बात अपन करते हैं। तो वर्षा की मात्रा, वर्षा की मात्रा, और वर्षा की मात्रा है 25 से 50 सेमी, या आप लोगों को 25 से 40 सेमी भी मिल जाती है, ठीक है ना, 25 से 50 सेमी। विस्तार जो है, विस्तार वो कहां है विस्तार, तो ध्यान रखिएगा शेष मरुस्थलीय जिलों में। अब जो शुष्क के बाद में जो बच गए ना, शेष मरुस्थलीय जिलों में, जो शुष्क के बाद जो जिले बच गए, उन जिलों में विस्तार देखने को मिलेगा। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जालोर, पाली, सिरोही, ये जिले इसमें आएंगे, ये जिले इसमें आएंगे। जैसे श्री गंगानगर को ले लो आप, श्री गंगानगर आ जाएगा, बीकानेर आ गया, बीकानेर का आधा भाग आ गया, शेष बीकानेर, बीकानेर जो है वो शेष बचा था, वो बीकानेर आ गया। उसके बाद में आप लोगों के चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये 3 जिले ही आ जाएंगे आपके। उसके बाद में नागौर आ जाएगा आपके, नागौर आ जाएगा, पाली आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में आप लोगों का डीडवाना, कुचामन आ गया, डीडवाना, कुचामन आ गया, बिल्कुल ठीक है ना, डीडवाना, कुचामन आ गया, पाली आ गया, जालोर आ गया, जालोर आ जाएगा, जालोर आ जाएगा, आदि जिले, आदि प्रमुख, ठीक है ना, आदि प्रमुख जिले अर्ध शुष्क मरुस्थल में आ जाएंगे बेटा। बिल्कुल ऐसे कैसे पढ़ते जाइए, ऐसे कैसे पढ़ते जाइए। चलिए वनस्पति की बात करूं मैं यहां पे, तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कटीली झाड़ियां, झाड़ियां और छोटी पत्ती वाले वन, यहां अर्ध शुष्क में जो मिलते हैं बेटा, वो कटीली झाड़ियां और छोटी वनस्पति। देखिए आप लोगों ने 2 वन यहां पर मिलते हैं, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो लिख लीजिएगा ऐसे के ऐसे ही, ऐसे के ऐसे ही लिखो, छोटी पत्ती वाले वन लिखो क्या, चलो लिख लो, ऐसे वन पढ़ाऊंगा इसे मैं आपको, छोटी पत्ती वाले वन, छोटी पत्ती वाले वन जो हैं यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, उतारते जाओ इनमें, उतारते जाओ। चलिएगा मिट्टी की बात करूं मैं, यहां पर 2 टाइप की मिट्टी है, बूरी रेतीली मृदा, बूरी मटियार मृदा, बूरी मटियार मृदा, उसके बाद लवणीय मृदा। ये इस टाइप की मृदाएं यहां पर पाई जाती हैं, बूरी रेतीली, बूरी मटियार और लवणीय मृदा भी यहां पर पाई जाती हैं। जल्दी से उतारते जाइएगा साथ साथ, जल्दी से उतारते जाइएगा साथ साथ। चलेगा इस प्रदेश को, इस प्रदेश को ध्यान रखना बेटा, इस प्रदेश को 4 भौतिक उपभागों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है। इस प्रदेश को 4 भौतिक उपभागों में विभाजित किया गया है।
ये 4 भाग कौन कौन से हैं? चलो लिख लो ये 4 भाग। पहला अगर मैं बात करूं तो आता है गग्गर बेसिन, दूसरा जो आता है वो आता है शेखावाटी, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। लिख चुका हूं, पहले मैप में बता चुका हूं मैं आप लोगों को, पहले ही मैप में बता चुका हूं मेरे दोस्तों। और आगे की अब एक एक की डिटेल की बात अपन यहां से करने वाले हैं। फिर आती है आपके नागौर का पठारी क्षेत्र या उच्च भूभाग पठारी क्षेत्र। एक ही बात है भाई, नागौर उच्च भूमि, नागौर का उच्च पठारी क्षेत्र, नागौर का उच्च पठारी क्षेत्र। फिर आएगा आपके लूनी बेसिन, लूनी बेसिन। फिर आएगा बेटा लूनी बेसिन आ जाएगा। तो 4 भागों में बटा है आपके अर्धशुष्क मरुस्थल को। एक एक भाग को पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मरुस्थल टॉपिक जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा दोस्तों। एक एक भाग को अपन अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल जुड़े रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए। और मंजिल तो जो है दोस्तों मेहनत करने वालों के लिए जान लुटा देती है, मंजिल तो मेहनत करने वालों के लिए जान लुटा देती है। चलिए तो उतार लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आगे की बात अपन यहां से करने वाले हैं, आगे की बात। अब आता है गग्गर बेसिन। अब आता है पहला गग्गर बेसिन, गग्गर बेसिन। और गग्गर बेसिन की बात करोगे तो इसका विस्तार कहां कहां है, सबको पता है विस्तार। तो श्री गंगानगर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। गुरुजी ये गग्गर बेसिन क्या हमारे समझ में नहीं आया, चलो थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझा देता हूं। देखो बेटा, अगर आप बात करोगे इसकी, अगर बात करते हो आप इसकी, तो ध्यान दो, ये बार बार डबिंग कर रहा है, कोई बात नहीं। बात करूं मैं यहां पे राजस्थान के, अगर बात करूं मैं राजस्थान में गग्गर बेसिन की, तो आप सभी को पता है कि सर ये चित्र बन गया नॉर्मल, नॉर्मल चित्र बना लो आप। तो टाइम मत लगाओ सर, गुरुजी टाइम मत लगाओ। तो ये गग्गर नदी यहां से आ रही है, इस प्रकार से ये निकल गई गग्गर नदी। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो बेसिन है, गंगानगर जो हनुमानगढ़ का बेसिन है, यही क्या है आपका गग्गर बेसिन है, यही क्या है गग्गर बेसिन है। ये गग्गर नदी ये शिवालिक हिमालय कालका की पहाड़ियों से निकलकर टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती हैं। गग्गर नदी के पाट को हनुमानगढ़ में नाली कहते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। यहां पर उपजाऊ मृदा भी पाई जाती है। सारी ही चर्चा अपन करने वाले हैं बेटा, सारी ही चर्चा करने वाले हैं। तो ये विस्तार और ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिएगा, और अगर ढाल की, इसकी ढाल की बात करें, अपन ढाल की बात करें तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व, पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी ढाल है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं इसकी मृदा की, यहां पर मृदा जो है यहां पर वो कौन सी है, बूरी मटियार। मृदा जो है आपकी वो कौन सी है, बूरी मटियार मृदा है। ये बात भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। बहुत बढ़िया, उतारते जाइए बेटा, उतारते जाइए, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलेगा, चलिए अगर बात की जाए यहां पे, अगर बात करूं मैं यहां पे, तो गग्गर बेसिन को, ये लाइन याद रखनी है आपको, गग्गर बेसिन को हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में गग्गर बेसिन को हनुमानगढ़ जिले में जो है यहां पर क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो नाली कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो क्या कहा जाता है बेटा, नाली कहा जाता है। तो गग्गर बेसिन को हनुमानगढ़ जिले में नाली कहा जाता है, नाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाली।
जबकि बेटा नाली ध्यान रखना, नोट लगा के एक बात ध्यान रखिएगा, नाली जो है, नोट लगा लो 10-5 रुपए का पड़ा होगा आप लोगों के पास, 10 का अगर नोट हो तो लगा लो बेटा। ध्यान रखिएगा नाली जो है नाली, ये क्या है, ये भेड़ की नस्ल है, भेड़ की नस्ल है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नाली क्या है रे लाला, भेड़ की नस्ल है, ये बात ध्यान रखनी। यहां पर काटी बग्गी क्या है, काटी बग्गी वो है गगर बेस, उपजाऊ मृदा, उपजाऊ मृदा यहां पे जो है राइस बेल्ट भी है, राइस बेल्ट, राइस बेल्ट, चावल पट्टी, चावल पट्टी कहां है गुरुजी, ये हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में क्या है, यहां पे चावल पट्टी भी है, राइस बेल्ट भी यहां पर देखने को मिलती है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ध्यान रखिए, यह क्षेत्र आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, आईजीएनपी पता है आपको, पढ़ेंगे सिंचाई परियोजनाओं में, नदियां पढ़ाऊंगा, जिले पढ़ाऊंगा, फिर पढ़ाऊंगा सिंचाई परियोजना, बहुत मजा आएगा चीजों को पढ़ने में। तो यह क्षेत्र आईजीएनपी के कारण सेम की समस्या से ग्रसित हैं। यह क्षेत्र आईजीएनपी के कारण सेम की समस्या से ग्रसित हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा। कौन सी समस्या, सेम की समस्या। गुरुजी इसमें भूमि दलदली हो जाती है, इसमें क्या हो जाता है, लिखना मत आप, समझा रहा हूं, भूमि दलदलीय या क्षारीय हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है अधिक सिंचाई के कारण, अधिक सिंचाई के कारण। अधिक सिंचाई क्यों हो रही है यहां, आईजीएन के कारण। अधिक सिंचाई क्यों हो रही है लाडला, आईजीएन के कारण हो रही है मेरे दोस्तों। इस वजह से ये सेम की समस्या से ग्रसित होता है, सेम की समस्या से ग्रसित होता है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे, जल्दी से छाप लो, बिल्कुल आपको 10-15 सेकंड का टाइम दे देता हूं बेटा मैं छापने के लिए। भाई सर या तो स्क्रीनशॉट लेंगे हम या फिर उतारेंगे, तो आप जो भी करना चाह रहे हो जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कहानी जो है आप लोगों की चलती ही रहेगी। चलिएगा तो आगे की बात अपन करते हैं, आगे की बात अपन करने वाले हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी। सेम की समस्या बेटा क्या है कि भूमि दलदली हो जाती है गुरुजी, और अधिक सिंचाई के कारण। ऐसा क्यों होता है लाडला, अधिक सिंचाई के कारण होता है बेटा। और यहां पर अधिक सिंचाई कैसे हो रही है, आईजीएन के कारण। ये पूरा ही किससे सिंचित है, आईजीएन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण। बोलो बात समझ में आई क्या, बिल्कुल। तो चले क्या आगे, चलो 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 चलिए आगे चलिए। अभी कौन सा आएगा, अब कौन सा आएगा, देखो देखो कौन सा आ गया, दूसरे नंबर का आएगा शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। तो चलो पेन भी चेंज होएगा, अब बिल्कुल होएगा गुरुजी, या लो ये ले लो, या लो। अब क्या है, इसमें दोनों चीजें करनी पड़ती है बेटा चेंज। चलिए अब आएगा आपके शेखावाटी, यही सही है, शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। ये क्या आ गया बेटा, ये क्या आ गया, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। इसकी बात करेंगे अपन गुरुजी। ये शेखावाटी जो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है, ये इसको थोड़ा सा समझना है आप लोगों को कि गुरुजी समझना क्या है। अगर बात करें अपन इसकी बात कर लेते हैं अपन, तो यहां पर ध्यान देना आप लोग बेटा, ध्यान दीजिएगा कि अगर बात करें अपन शेखावाटी आंतरिक प्रवाह से, तो इसका विस्तार अगर आपसे पूछा जाए, विस्तार, तो ये है शेखावाटी। तो शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं, तो चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू और सीकर।
चूरू झुंझुनू सिक्कर आते हैं। इसकी ढाल जो है, अगर ढाल की बात करूं मैं, तो ढाल कैसे है, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से इसकी ढाल जो है बेटा, एक बार ध्यान दीजिएगा, इसकी ढाल जो है उत्तर से, दक्षिण से उत्तर की ओर है, दक्षिण से उत्तर, और भी लिख दो बली से, और है, उतारते जाओ आप लोग साथ में, क्लास में जो बैठे हैं चलिएगा। उसके बाद में अगर बात करें मिट्टी की, बात करें यहां पे मिट्टी, और मिट्टी जो है यहां पे बूरी, बूरी मटियार मृदा है यहां पे, बूरी जो है ध्यान रखना, बूरी मटियार मृदा। तो रेतीली आएगी, तो बूरी जो है रेतीली भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे जो विस्तार है बेटा, वो बूरी रेतीली का है मेरे लाडले, बिल्कुल बूरी रेतीली मृदा। मैंने कहा था बूरी मरुस्थल, क्योंकि चूरू झुंझुनू सिक्कर की बात कर रहे हैं, तो बूरी मटियार तो ऊपर रह गई, और उसके नीचे तोड़े से चलेंगे अपन, उसके नीचे तोड़े से चलेंगे तो मृदा जो है बूरी मटियार आएगी, क्योंकि रंग और उत्पादकता कणों के आधार पर राजस्थान में 10 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जबकि वैज्ञानिकों वर्गीकरण के आधार पर 1 2 3 4 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। बिल्कुल गुरुजी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ, तो चलिएगा अब आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका कारण क्या है आप लोगों को पता है कि सर यहाँ पर सर्दियों में सबसे गर्म और गर्मियों में सबसे, सर्दियों में सबसे ठंडा और गर्मियों में सबसे गर्म जिला कौन सा है, चूरू। सर्दियों में सबसे ठंडा, गर्मियों में सबसे गर्म कौन सा है, चूरू है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर जल सतह के, यहां पर जल सतह के नीचे प्रवाहित होता है, इसका कारण सतह के नीचे 3-4 फीट नीचे, 3-4 फीट नीचे चूने की परत पाया जाना। इसका कारण क्या है कि यहां पर सतह के नीचे, तभी तो नाम पड़ा आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, और इसका कारण क्या है बेटा, 3-4 फीट नीचे क्या पाई जाती है, चूने की परत पाई जाती है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए अब जल्दी से लिखते जाते हैं इसके बारे में। अगर बात करते हैं इसके बारे में, तो आप लोगों को सबको पता है गुरुजी कि अगर बात करें अपन इसके बारे में, तो यहां पर जो है आप लोगों के क्या पूछा जाएगा कि यहां पर मिलते हैं साहब, यहां पर बात करूं मैं, यहां पर पेन और ही लेना पड़ेगा। चलिए तो बात करें यहां पे बीड़ क्या है यहां पे, तो ध्यान रखिएगा। अगर बीड़ की मैं बात करने जा रहा हूं यहां पे, अगर बीड़ की बात करूं मैं यहां पे, तो बीड़ क्या है गुरुजी, बीड़ क्या है गुरुजी, तो ध्यान दो बेटा, बीड़ तो ध्यान रखिएगा, शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाली चारागाह भूमि, शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली चारागाह भूमि क्या कहलाती है, या लो। चलिए ये क्या है, 2 फॉन्ट में आ गया बेटा। तो यहां पर बीड़ की अगर मैं बात करूं, बीड़ की अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो बीड़ क्या है, तो ध्यान रखिएगा, शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाली चारागाह भूमि, बिल्कुल दोस्तों, शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली चारागाह भूमि। फिर बात करें अपन, तो यहां पर बीड़, बीहड़,
अब बीहड़ कहां मिलता है? तो चंबल में मिलता है बेटा बीहड़। बीड़ तो शेखावाटी में चारागाह भूमि होती है, जबकि बीहड़ की बात करोगे मेरे लाडलो, अगर बीहड़ की बात करेंगे तो ये चंबल बेसिन में मिलता है। बीहड़ जो मिलता है ये कहां मिलता है लाडलो? चंबल बेसिन में मिलता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पर एक और चीज आती है, यहां पर एक और चीज आती है, वो आती है जोहड़। जोहड़ क्या होते हैं? जोहड़ तो शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले कच्चे कुएं जोहड़ होते हैं, जोहड़ कहलाते हैं। कच्चे कुओं को क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं। तो ये शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनमें किसानों के द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। कृषि कार्य में काम आते हैं। ये किसमें काम आते हैं बेटा? कृषि कार्य में काम आते हैं, ये बात ध्यान रखना। फिर आता है छोका या चौपार। ये क्या होता है? तो कच्चे कुओं का ध्यान रखिएगा। कच्चे कुओं के अंदर समतल भाग जो होता है ये क्या होता है? चौपर होता है या छोका इसे बोला जाता है बेटा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिर एक और बात आती है, क्या आती है कि इसी पेज में खत्म कर दो सर इसे। अगर बात करूं मैं यहां पर, तो ध्यान रखिएगा यहां पर है सर क्या है यहां पे? सर। तो सर क्या है बेटा? तो ध्यान रखिएगा पक्के जलाशय, शेखावाटी क्षेत्र में मिलने वाले पक्के जलाशय क्या कहलाते हैं? सर कहलाते हैं। उसके बाद आता है बेटा यहां तोरावाटी। क्या आता है लाडलो? तोरावाटी। तो कांतली नदी का, तोरावाटी क्या है? कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र यहां पर क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे के ऐसे ही याद करते जाइएगा, तोरावाटी कहलाता है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए बहुत बढ़िया उतार लिया क्या आप लोगों ने? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे की बात अपन करते हैं। यहां पर सर्दियों में सबसे गर्म, ध्यान रखिएगा, सर्दियों में सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? चूरू। और सर्दियों में सर्वाधिक गर्म कैसे होएगा? ठीक है ना, गर्मी में सर्वाधिक गर्म कौन सा है? चूरू है। सर्दी में सर्वाधिक ठंडा कौन सा है? ठंडा भी कौन सा है? चूरू है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ध्यान रखिएगा, गर्मियों में सर्वाधिक गर्म और सर्दियों में सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है? चूरू है। जलवायु में समझा दूंगा, निश्चिंत रहिएगा जलवायु। चलिए अब बात करते हैं अपन। तो बात करें अपन, यहां लिख सकते हैं नागौरी उच्च भूमि की बात कर रहे हैं बेटा। इसका विस्तार की अगर बात करेंगे अपन, इसके विस्तार की अगर बात करेंगे तो नागौर में है और डीडवाना कुचामन में इसका विस्तार आप लोगों को देखने को मिलेगा। नागौर में भी आप लोग नागौरी उच्च भूमि की बात करेंगे, यहां पर लवणे झीलें ज्यादा पाई जाती हैं। ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, ठीक है ना। तो इसका ढाल जो है ये कैसी है ढाल? तो ध्यान रखिएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। अगर मृदा की बात करूंगा मैं यहां पे, तो बूरी रेतीली मृदा है बेटा। यहां जो मिट्टी है वो कौन सी है? बूरी रेतीली मिट्टी है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये है बूरी रेतीली मृदा। यहां पर जो मृदा है वो है आपकी बूरी रेतीली। बिल्कुल ऐसे कैसे ही छापते जाइएगा लाडलो, ऐसे की ऐसे ही छाप लीजिएगा मेरे दोस्तों। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। यहां पर आप लोग देखोगे तो कुबड़ पट्टी, मैं बता ही चुका हूं आपको, कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी यहां पर पाई जाती है, ठीक है ना। ये कहां से कहां तक है? तो इसका विस्तार जो है ये है जायल कहां पड़ता है? नागौर में पड़ता है। जायल नागौर से पुष्कर अजमेर तक है। पुष्कर अजमेर तक इसका विस्तार है,
हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। कुबड़ पट्टी। दूसरी चीज क्या है यहां पर लवणीय गर्त, लवणीय गर्त, ठीक है ना, या इन्हें बोल सकते हैं लवणीय झीलें पाई जाती हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है बेटा। यहां दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर है सुवालक क्षेत्र। और सुवालक क्षेत्र जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, नागौरी बेलों के लिए, बेलों के लिए प्रसिद्ध है। सुवालक क्षेत्र जो है बेटा ये किसके लिए प्रसिद्ध है लाडले, नागौरी बेलों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये भी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से यहां पर याद रखनी है। ये हो गई नागौरी उच्च भूमि। कौन सी भूमि रे लाडले, नागौरी उच्च भूमि। नागौर डीडवाना कुचामन में, दाल उत्तर से दक्षिण, भूरी रेतीली मिट्टी यहां मिलेगी। यहां कुबड़ पट्टी भी है बेटा, जहां पर कुबड़ पट्टी मतलब मैंने कल ही समझाई थी आपको, पिछली कक्षा में देख सकते हो आप। तो यहां पर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा मिलती है पानी में, फ्लोराइड की मात्रा जो होती है वह ज्यादा होती है, जिसके कारण यहां के लोगों में फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। और फ्लोरोसिस नीति कब आई थी, 2019 में आई थी। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, फ्लोरोसिस नीति जो आई थी 2019 में आई थी। और इसी बेल्ट को बोला जाता है होच बेल्ट भी इसे बोला जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से छाप लीजिएगा। अंतिम टॉपिक बच रहा है दोस्तों अपना, वो बच रहा है लूनी बेसिन। 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल में। अब जो बच रहा है अपना वो बच रहा है बेटा, वो है अर्ध शुष्क मरुस्थल में लूनी बेसिन का क्षेत्र बच रहा है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो लूनी बेसिन ध्यान रखो बेटा, लूनी बेसिन। और लूनी नदी तो कहां से निकलती है, तो लूनी नदी जो निकलती है भैया ये अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, ये बात ध्यान रखना। 495 किलोमीटर लंबी नदी है आपकी लूनी। मारवाड़ की गंगा भी इसे कहा जाता है, लूनी नदी को ही कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें एक लाइन लिखेंगे, यह लूनी व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। बिल्कुल, ये लूनी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है। देखो कैसे, ये रही लूनी नदी अजमेर के नागपाड़ से बेटा, अजमेर के नागपाड़ से इस प्रकार से इधर जोजड़ी मिल जाएगी, सूकड़ी, लीलड़ी, मीटड़ी, जमाई, बांडी, खारी, गुड़िया, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं, लूनी की। बोलो किसकी, लूनी की। इस प्रकार से ही आप लोगों को चीजें याद करवाने वाला हूं आगे की कक्षाओं में। जुड़े रहिए, रुके रहिए, डटे रहिए, चलिएगा। अब बात करें सर, लूनी और उसकी सहायक नदियों से निर्मित मैदान है ये, तो बिल्कुल गुरुजी। और इस मैदान की विशेषताओं की बात करें अपन, तो यहां पर आप लोगों को मैं बता दूं कि लूनी और उसकी अगर बात की जाए, अगर ढाल की बात की जाए, देखो मिट्टियां 2 टाइप की हैं यहां पर। अगर मिट्टी की बात करोगे बेटा तो यहां पर 2 टाइप की जो है यहां पर मिट्टियां आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो ये बात ध्यान रखना है। तो ये है पूर्व से दक्षिण की ओर, पूर्व से दक्षिण की ओर जो है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। मृदा की बात करूं मैं यहां से, मृदा की, तो इसके ढाल में इसके अगर बात की जाए, मृदा की बात करूं मैं, तो ये जहां पर इसमें एक तो लवणीय मृदा भी मिलती है। पहले तो एक बात ध्यान दो आप कि गुरुजी एक लवणीय मृदा भी मिलती है, और ये लवणीय मृदा का विस्तार जो है ये जालोर में भी आप लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे मुख्य रूप से जो मृदा है, मुख्य रूप से वो है भूरी रेतीली मृदा का विस्तार है। बिल्कुल, भूरी रेतीली मृदा का विस्तार यहां पर सबसे ज्यादा है, ये भूरी रेतीली मिट्टी। ये भी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। बहुत बढ़िया, ये भी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। और अब आगे की बात करते हैं अपन। अगर बात की जाए लूनी बेसिन क्षेत्र को, ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट लूनी बेसिन क्षेत्र को गोडवाड़ के नाम से जाना जाता है,
जाना जाता है, गोडवाड़ के नाम से जाना जाता है, गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी पड़ेगी कि इसे क्या कहा जाता है, गोडवाड़ प्रदेश भी इसे कहा जाता है, और अच्छे तरीके से आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। चलिए, तो अंतिम लाइन जो है आप लोगों के सामने है। अगर बात की जाए, ध्यान रखिएगा कि गुरुजी लूनी नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्षेत्र को, ये क्वेश्चन बहुत सी बार आ चुका है, रेल या नाडा कहा जाता है, रेल या नाडा कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये थी आपकी लूनी बेसिन। अब अपन लूनी नदी की बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ अपन बेसिन को पढ़ रहे थे दोस्तों। अगर लूनी नदी की बात करते अपन तो लूनी नदी के पूरे उद्गम भी लिखवाता मैं आप लोगों के, इसका चित्र भी बनेगा आप लोगों के, कौन कौन सी नदियां इसमें मिलेगी, कौन कौन सी नदियां, दो नदियां जो है इस प्रकार से ये नदियां जो है इसमें मिलने वाली हैं। ये जोजड़ी आ गई, बांडी, गुइया, सागी, मीटड़ी, जवाई, ये सारी नदियों की चर्चा अपन करेंगे अफवाह तंत्र में। ये पढ़ने वाले हैं बेटा अपन राजस्थान का अफवाह तंत्र। सिर्फ यहां पर भौतिक प्रदेश में अपन ने सिर्फ ये बात जानी थी कि सर ये लूनी बेसिन है, फिर उसके बाद शेखावाटी बेसिन आ गया था आप लोगों के, क्योंकि आपने ही मुझे बताया था कि सर अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटा, गग्गर बेसिन, शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन। पहला आ गया आप लोगों के गग्गर बेसिन, गग्गर नदी की सारी कहानी और किस प्रकार से इस बेसिन की क्या क्या विशेषताएं वो भी अपन ने जान ली। फिर शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, इसमें अपन ने जान लिया इसकी ढाल कैसे है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये भी अपन ने अच्छे तरीके से जान ली है। फिर उसके बाद में आप लोगों के नागौरी उच्च भूमि, और अभी नागौरी उच्च भूमि के बारे में अपन ने जाना, इसकी ढाल है, यहाँ कुबड़ पट्टी पाई जाती है, सुवालक क्षेत्र यहाँ पर है और यहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। फिर लूनी बेसिन के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास, एक बार शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि दोस्तों एक ही उम्मीदें हैं मैं आप लोगों से, सिर्फ आप क्लास को शेयर करें, यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर करवाए दूसरों से, और यही आशा हम आपसे करते हैं। तो बने रहिए ताज कैरियर यूट्यूब चैनल के साथ और करते रहिए अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से मजबूत। जय हिंद, राम राम जी।